जाए, जितना भी रेट बढ़ जाए, आप उसे पे करते रहिए और झेलते रहिए ट्रंप का युद्धोन्माद। मौजूद सवाल उठाया है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। इस सवाल पर आने के पहले मैं थोड़ा कुछ और बातें कहना चाहूँगा। दरअसल आप ही के मंच पे इस पर चर्चाएं जब होती रही हैं तो ये बात उभर करके सामने आई थी और मैं नहीं कहा था, इसलिए उसको मैं दोहराऊंगा कि जो दोनों तरफ के हॉक्स हैं वो शांति नहीं चाहते। हालांकि युद्ध किसी समस्या का परमानेंट समाधान नहीं करता, इतिहास ने दिखलाया हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में झुकना पड़ा था जर्मनी को, और उसने जर्मनी में फिर राष्ट्रवाद, ऐसे घनघोर राष्ट्रवाद का को जन्म दिया जिसको अंध राष्ट्रवाद कहते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशंस बना, लीग ऑफ नेशंस फेल कर गया, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशंस बना। यूनाइटेड नेशंस को हम लोग देख रहे हैं कि वो दुनिया में किसी भी समस्या का तार्किक और अस्थायी समाधान नहीं कर पा रहा है। यदि कर पाता तो अब तक फिलिस्तीन एक राष्ट्र के रूप में उभर जाता, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों एक राष्ट्र के रूप में उभर जाते और आपस में झगड़े नहीं होते। लेबनान इजराइल के बीच झगड़े नहीं होते, भले ही लेबनान में सिविल वार हुआ, वापस में अपना तय करते, लेकिन उनके ऊपर कोई हमला नहीं करता। और अगर यूनाइटेड नेशंस रहता तो अमेरिका एक तरफा हमला ईरान पे नहीं करता। लेकिन यूनाइटेड नेशंस तो अपनी भूमिका को भूल चुका है। उसका कारण मुझे लगता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो बिग फाइव हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। और आज की तारीख में 14 दिनों से अमेरिका ईरान के बीच लड़ाई चल रही है, और उस लड़ाई को रोकने के लिए न तो रूस आगे आ रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में, न चाइना आगे आ रहा है सिक्योरिटी, हालांकि कुछ होना वाला नहीं है, लेकिन कहने के लिए भी नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि जो जनरल असेंबली है उसकी भी कोई बैठक नहीं हो रही है, उसके सेक्रेटरी जनरल भी कोई चीज नहीं बोल रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि दोनों तरफ के जो हॉक्स हैं, जैसे हम लोग गांव देहात के रहने वाले लोग हैं, कहते हैं कि फरिया लेंगे आपस में। जैसे दो 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 पहलवान आपस में लड़ जाते हैं या दो गुंडे आपस में लड़ जाते हैं, कहते हैं फरिया लेंगे। मुझे लगता है कि अमेरिका ईरान उन्हीं दो गुंडों की तरह, दो पहलवानों की तरह से लड़ रहे हैं, और वहां पर भी किसी पहलवान का हाथ पकड़ने वाले शरीफ लोगों की कमी हो गई है, मैं कहना चाहूँ। पाशा साहब ने बड़ी मजेदार बात कही थी, मजेदार बात तो शब्द उचित नहीं है, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण वाली बात कही थी। आर्टिकल 5 जो दोनों के बीच समझौते का हुआ था, अरे भाई कैसा समझौता होता है, जबकि सभी जानते थे कि एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। लेकिन वो कैसा समझौता होता है जिसके एक आर्टिकल 5 का इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो रहा हो। तो जो अलग अलग हो रहा हो, देखिए मैं तो प्रशासन में रहा हूँ, कल भी एक कार्यक्रम में मैंने कहा था कि शब्द बड़े मायने रखते हैं। हमने भी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस फिरोज में भाई थे, अपना म्यूट कर लीजिए आप। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में थे, तो हम भी आप म्यूट कर लीजिए फिरोज भाई। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के डिवीजन को डील करते थे, और जो आपस में दो देशों के बीच में माइंस को लेकर के समझौते होते उसको देखा। एक एक शब्द पे बहस होती थी। हम वियतनाम गए थे और एक एक शब्द पर बहस हो रही थी। कई मंत्रालयों के लोग थे, अपने अपने विषयों पर चर्चा कर रहे थे, उधर से चर्चा कर रहे थे कौन सा शब्द कहाँ आना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। आर्टिकल 5 जिन लोगों ने भी बनाया, पाकिस्तान और जो दूसरे देश इसमें शामिल रहे, मैं मानता हूं कि उनकी फेलियर उनकी भी है कि दोनों पक्षों को बैठा करके स्पष्ट नहीं कर सके कि आर्टिकल 5 का मतलब क्या है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के इतना हंगामा मचा, दुनिया में एनर्जी क्राइसिस पैदा हुई, और ईरान उसे अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के रूप में ले रहा है, तो क्या किसी की समझ बात नहीं आ सकती कि वहां पर ढुलमुल शब्द रखे जाएंगे और उन शब्दों को लेकर के भविष्य में तमाशा होगा। और दोनों तरफ हॉक्स बने हुए हैं। ईरान में भी जो हॉक्स हैं वो नहीं चाहते कि समझौता हो, वो भी अपना शहीद होने के मुद्रा में है, या जो भी कह सकते हैं आप। और अमेरिका में तो हम लोग डे वन से देख रहे हैं, अगर अमेरिका में भले लोगों का कब्जा होता ट्रंप की बजाय, ममदानी जैसे लोग अगर वहां पे वास्तव में राष्ट्रपति होते, लड़ाई होती ही नहीं, बातचीत से मसले का समाधान होता। तो दोनों तरफ के जो हॉक्स हैं, वे हॉक्स जिम्मेवार हैं दुनिया में
हल्का ही नहीं करने के लिए, अपना तो बर्बादी करेंगे ही करेंगे। दोनों साइड में जो बर्बादी हो रही है तो हो ही रही है। ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि ईरान में कुछ नहीं हो रहा है, ईरान में सब कुछ अमन चैन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान की भी हालत बड़ी खराब हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका का ईरान सीधे कुछ नहीं कर सकता। उसके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होता तब शायद अमेरिका उससे डरता। अमेरिका उससे नहीं डर रहा है। अमेरिका के जो बेसेस हैं खाड़ी के देशों में, वहां पे ईरान ने कल कहा है, उसके उसके न्यूज एजेंसी से खबर आई है कि हम अब इन खाड़ी देशों में जो सिविलियन बिल्डिंग्स हैं उन पे हमला करेंगे, क्योंकि वहां पे जो अमेरिकी सैनिक हैं वे छुप रहे हैं। पहले भी हमला किया हुआ होगा। अमेरिका कह रहा है कि हम तुम्हारे पुलों को बर्बाद करेंगे, और कल रात को यानी शुक्रवार को नॉर्थ से लेकर साउथ तक, पश्चिमी अजरबैजान तक हमले हुए हैं। अंदाज लगा सकते हैं जो ईरान का बॉर्डर है। तो हमले हो रहे हैं, हमले में नुकसान हो रहा होगा, दोनों तरफ का नुकसान हो रहा होगा। लेकिन ये जो इंटरलॉक्यूटर हैं, यूनाइटेड नेशंस की तो बात हो गई, इंटरलॉक्यूटर भी आकर के इस आर्टिकल 5 को ढंग से कैसे दोनों को इंटरप्रेट करना चाहिए नहीं बता रहे हैं। मुझे पुराणों में जो देवासुर संग्राम की घटना हो याद आती है। या तो देव खत्म हो जाएंगे या असुर खत्म हो जाएंगे, इसमें कौन देव है जी कौन असुर है कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये लड़ाई बंद होने के लिए दुनिया के तमाम देश, वार मॉन्गरिंग दोनों तरफ से हो रही है। किसी एक को हम दोषी नहीं करार कर सकते कि ट्रंप ने ये कर डाला। $100 से जब क्रूड पार कर गया, अमेरिका में भी प्रति गैलन ये कह रहे हैं कि $5 हुआ है, हिंदुस्तान में भी बढ़ेगा, देश दुनिया एशिया भर में बढ़ेगा, हर जगह बढ़ेगा और सभी को नुकसान होगा। इसलिए मुझे लगता है कि सभी को वारमांगरी करने की बजाय या किसी एक का पक्ष लेने के बजाय आना चाहिए। कौन आएगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। रूस चाइना तो चुपचाप पड़े हुए, 14 दिन तो हो गया, कोई बयान तो मैंने नहीं पढ़ा। मैं तो हिंदू अखबार मंगाता हूँ, इसमें कोई बयान नहीं पढ़ा। और मेरा न ईरान से कोई इंटरनल रिलेशनशिप है, न अमेरिका से रिलेशनशिप है, इसलिए मैं नहीं जानता कि अंदर की क्या बात है। लेकिन दुनिया के जो वे मुल्क हैं जो शांति चाहते हैं या शांति नहीं चाहते तो कम से कम अपनी अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहते हैं, एनर्जी क्राइसिस को अवॉइड करना चाहते हैं, उनको सामने आना चाहिए। क्योंकि अभी हुदीज ने जब ये हमला किया सऊदी शिप पे, खट से दाम बढ़ गए। अब अमेरिका हुदीज पर हमला करेगा, सऊदी अरेबिया हुदीज पर हमला करेगा, वही हमला करेंगे। तो मैं तो बड़ा ब्लिक फ्यूचर देख रहा हूँ। जी मुझे जी लगता है जो इंटरलॉक्यूटर जो शांति वार्ता करा रहे थे उनको आगे आना चाहिए। वो पता नहीं क्यों तमाशा देख रहे हैं या उनके कोई सुन नहीं रहा है। तो जिनकी लोग सुने उन्हें आगे आना चाहिए। अगर पाशा साहब की बात लोग सुनते हो ईरान में, फिरोज साहब की बात ईरान में सुनते हो या अमेरिका में सुनते हो, तो ऐसे लोगों को आना चाहिए। क्योंकि देखिए अमेरिका में भी विरोधी भी हैं, ट्रम्प के जी भयानक जी विरोधी हैं, भयानक समर्थक भी हैं, मागा के लोग भयानक समर्थक भी हैं। वो ऐसे ही है जैसे मोदी जी के लिए है। अगर पेट्रोल के दाम 500 रुपया भी यहाँ हो जाएगा तो बोलेंगे नहीं नहीं ठीक है, मोदी जी ने सही किया। वहां भी ट्रम्प के पक्ष में लोग हैं। हम तो कोविड के समय वहां पे गए थे और देखा कि जो कि ट्रम्प जी मास्क नहीं जी लगा रहा है। तो मैंने तो कैलिफोर्निया के एक इलाके में देखा, योजोमिटी जा रहे थे, रास्ते में देखा कि नहीं लगाया। मैंने पूछा मामला क्या है, कहा रिपब्लिकन लोग हैं। तो ऐसे पागल दोनों तरफ मौजूद हैं। इन पागलों का इलाज दुनिया के तमाम लोगों को मिल करके कम से कम करना चाहिए कि भाई शांति बनाओ, सबको हल्कान मत करो, सबको परेशान न करो। ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए क्योंकि इस लड़ाई से किसी का फायदा होने नहीं जा रहा है। जी सुलेम जी मुझे जी कुछ बहुत बोलना नहीं नहीं सुलेम जी मुझे कुछ बोलना होगा जी क्योंकि नहीं प्रॉब्लम है आप कि बोलिए नहीं 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 मैं नहीं 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 एक बहुत मिनट बोलना जरूरी है। सुलेम जी बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि नहीं नहीं क्रोनोलॉजी को बोलिए समझने में एक हाँ सेकंड आप हाँ मेरे को जी बोलने दीजिए इसके बाद आप बोलिए मैं जी जी आप जो बोलना ये चाह बहुत रहे हो हैं गया मैं भाई, समझ रहा बहुत हो गया हूँ भाई, बहुत बार कि हो चुका है ये सब, बहुत हर बार जो बोलेंगे है हाँ मतलब अमेरिका और ईरान को एक ही पेडेस्टल पे रख के और दोनों को गुंडा रिडिकुलस बोल देना वो रिडिकुलस तो है आपत्तिजनक है ही। मतलब ऐसा बहुत नहीं हो सकता और दोनों तरफ पागल हैं ये भी कहना। युद्ध उन्मादी जो है, युद्ध तो थोपा हुआ है ईरान के ऊपर, ईरान ने तो युद्ध नहीं किया है, तो हम दोनों को एक एग्जैक्टली पेडेस्टल पर नहीं रख सकते। खैर हाँ लेकिन उन्हें वो अपनी राय रखने का अधिकार है ठीक है और इसीलिए ये डिस्कशन है ना। जी आप अपनी राय उसमें जो रखना चाहते हैं वो आप बहुत दो कम से कम समय में आप रख दीजिए जी फिरोज भाई, नहीं फिर उसके पॉइंट बाद में वही है तिवारी जी कि जी। क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। ईरान की लीडरशिप बहुत ही समझदार है। 47 ईयर से सैंक्शंस है,
1988 में तो उनका प्लेन भी अमेरिका ने मार डाला था। फिर आप बोलोगे कि ईरान ने जवाब दिया तो वही गुंडा है। अरे गुंडा आपको आके मार रहा है, आप गुंडे को काउंटर करो, आप भी गुंडे बन गए। ये कौन सी समझ है भाई? ये कौन से भारत की सभ्यता की समझ है? वो मुझे समझ नहीं आती। दूसरी बात है कि जो यमन का भी मामला है, वो सऊदी का आक्रमण है वहां, इसलिए यमन रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। और अभी ईरान जो बोल रहा है कि भाई मैंने तो बार बार बातचीत की, आप बार बार अटैक कर रहे हो, तो कब तक बातचीत और ये इसका ढकोसा चलेगा? अभी हॉर्मुज पूरी दुनिया का सवाल है कि हॉर्मुज ईरान के ताबे में रहे, तभी ये ठीक चलेगा। और ईरान की लीडरशिप बहुत ही समझदार है। दे आर नॉट क्रेजी पीपल। अमेरिका में ये व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट क्रिश्चियंस है और इजराइल में जूइश एक्सट्रीमिस्ट सुप्रीमेसिस्ट है। ये बहुत ही कट्टर धार्मिक ताकत है। ईरान एक कॉन्जर्वेटिव कंट्री है, मगर वो रेडिकल नहीं है, ओके। और ये पूरे इलाके की, ये पूरे वेस्ट एशिया की लिबरेशन का सवाल है। ये खाली ईरान और हॉर्मुज का सवाल नहीं है। पैलेस्टाइन, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, ये पूरे इलाके का वेस्ट एशिया का लड़ाई। इसलिए मैंने कहा था कि जो 7 अक्टूबर की जो शुरुआत हुई, वो वेस्ट एशिया की लिबरेशन की सवाल की लड़ाई चालू हो चुकी है। जैसे हम लोग फंसे पड़े थे साउथ एशिया में अंग्रेजों के, ये पूरा वेस्ट एशिया उसमें ये जकड़ा हुआ है, ठीक है। और जहां तक जी, वर्ल्ड आपकी पावर्स, बात आगे फिरोज भाई। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया, इसलिए शुक्रिया इसलिए आपका। हम ये लोग देखिए, जी, इसलिए ये बंद होना चाहिए। इस किस्म का जो बातचीत होती है ना भाई, अभी समझ लो, नहीं, या बातचीत तो कोई व्यक्तिगत की बंद बात नहीं हो नहीं। सकती फिरोज भाई। यानी वो पर ट्रंप कुछ तो बंद नहीं करा समझदारी से सकता बात है और करे। मोदी भी अरे बंद नहीं कुछ करा तो सकता, तो वो अरे कुछ बातचीत तो समझ, बंद नहीं होगी, वो अरे बातचीत मगर तो चलेगी। अरे जी, इतना टाइम बैठे क्या हम लोग इधर? अगर इतनी ही समझ है तो क्या समझे हम लोग एक दूसरे की बात? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, वो ईरान और बात अमेरिका को वो फिरोज भाई समझने की आपके बात है। ऊपर है। आप जो है, आप मोनोलॉग नहीं चलेगा ना, डायलॉग चलेगा। अरे तो डायलॉग मोनोलॉग, जो है डायलॉग के, उसके अंदर तो आप तो उसके अरे अंदर डायलॉग के बाद कुछ पर्सपेक्टिव आएगा। समझेंगे। अरे जी, डायलॉग के बाद कुछ समझेंगे कि वही पुरानी रटेंगे? नहीं तो नहीं नहीं समझे नहीं, क्या हम लोग? नहीं, समझने समझाने का मामला नहीं है, अपना पर्सपेक्टिव समझाने का रखने का मामला है, मामला है। यानी पर्सपेक्टिव समझे आप तो सही। अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, वाले यार, व्यास जी अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, तो आपको उस पर आपत्ति है, तो आपने अपनी बात कह दी। अरे तो वो यहाँ जियो ने पर तो बदले, यही है ना वो सर, ये इतनी तो डायलॉग स्पष्ट ही भाई। है ना। नहीं डायलॉग है, यहाँ पर मगर तो सुधरो जी, तो सही, हाँ, नहीं सुधरो नहीं, तो वो सही। सुधरने सुधराने का तो जो है हाँ, ना, ट्रंप ईरान को सुधार पा रहा है, कोई किसी को नहीं सुधार पा रहा है, लेकिन हम ईरान लोग सुधरेगा शांति ट्रम्प को, चाहते हैं। ईरान जी 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 सुधरेगा ट्रम्प को, चिंता मत कीजिए आप। हाँ, जी जी, देखिए हाँ, आप वो क्या नहीं होगा। नहीं, हम लोग तो चिंतित हैं और हम भी चाहते हैं कि अमेरिका सुधरे, है ना, लेकिन सुधरेगा। आपकी भाषा सब बोलें ये आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जी, डॉक्टर तिवारी जी बोलें। जरा 1 मिनट मैं भी कुछ कह ही देना चाहता हूँ। जी अगर जी, मेरा कहना गुंडा यह है कि शब्द से देखिए, आपका पर्सपेक्टिव तो आ ही गया और नहीं, फिरोज अगर भाई का भी गुंडा शब्द पर्सपेक्टिव से आ गया। आपत्ति है, जी अगर गुंडा जी शब्द से आपत्ति है, तो मैं निश्चित रूप जी, से खेद व्यक्त करता हूँ। मेरा कहने का मतलब यह था कि आपस में समझौता होने के बाद आर्टिकल 5 का जो इंटरप्रिटेशन दोनों अलग नहीं, वो अलग कर आपकी रहे एकदम थे, ठीक है वो, है ना। राइट, अब तो इस उसके ऊपर ही लड़ाई से मेरा कोई सवाल है। फायदा किसी को नहीं जी, नहीं होना नहीं, है। मैं आर्टिकल आपकी 5 पढ़ बात से लीजिए एक आप। सवाल कर रहा हूँ। तिवारी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो है, एक तरीके से जो कहा गया कि भाई जिन लोगों ने एग्रीमेंट कराया, है ना, उनके पास में ये कुछ ताकत भी हो कि वो उस एग्रीमेंट का पालन करा सकें, और उन्होंने भाषा का भी इस तरीके का इस्तेमाल किया है कि जिसके अंदर जो बात व्यास जी ने कही कि उस तरीके का उसके अंदर एक झोल है जिसका उपयोग हो रहा है, अपने अपने तरीके से लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब मेरा कहना है, क्या भारत जो है उसके पास ये अवसर नहीं है कि भाई भारत अब प्रयास करे? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो यहाँ पर मतलब युवाओं को पिटवा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस की बर्बरता करवा रहे हैं, और फिर भी वो शांति का संदेश देते रहते हैं दुनिया में, तो वो अभी छोड़ दें, यहाँ पर इस्तीफा करा दें और शांति से वो वहीं चले जाएं और जाकर के कुछ उसका सेटलमेंट कराएं, क्योंकि जो है पाकिस्तान फेल हो गया, तो आप जो है भारत को मौका मिल गया है कि वो कुछ करा सकता है। आप क्या कहेंगे पूरी चर्चा के ऊपर? आपका एक संक्षिप्त वक्तव्य। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो बनारस के हैं और बनारस में गुंडा बहुत सम्मानित शब्द माना जाता है, जो बहुत अगर सम्मान जिसको व्यक्त किया जाता है। सर, आप अगर यही कहेंगे तिवारी जी, तो फिर आपको लोग बुलाने लगेंगे इसी तरीके से, तो फिर आप दुखी हो जाएंगे। मैं उसको गर्व के साथ मैं उसको महसूस करूंगा और मैं उसको स्वीकार करूंगा कि मैं बनारसी गुंडा हूं, क्योंकि बनारसी गुंडा की परिभाषा हमारे जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है। अगर आप
अगर आप गुंडा शब्द को आप जानना चाहें, समझना चाहें कि गुंडा क्या होता है, तो वो गुंडा बनारसी गुंडा होता है, और उसको विधिवत व्याख्यायित किया है अपने जयशंकर प्रसाद ने। आज की तारीख में जो समस्या है, पूरी दुनिया में समस्या है, हमारे देश में समस्या है, हर देश की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या विश्वसनीयता की हो गई है। और वो विश्वसनीयता जो जितनी ऊंचाई पर खड़ा है, वहां से लेकर के जो जितने निचले स्तर पर आकर के खड़ा है, वहां तक वो अविश्वसनीयता है, अविश्वास का संकट पैदा हुआ, विश्वास का संकट पैदा हुआ है। एक जमाना हुआ करता था जब वो लड़ाइयों का दायरा सीमित था और एक मैदान विशेष बना दिया जाता था कि भाई और किसी को उससे कोई मतलब न रहे, जिसको लड़ना है वो आकर के वहीं लड़ लिया करे। अब जैसे अपने गुंडा कहानी में अपना कहते हैं कि एक दाल मंडी का चचा अपना पूरा इलाका उन्होंने उनके लिए निर्धारित कर दिया, इधर वो खड़े हैं, उधर वो खड़े हैं, आओ तुम लोगों को जो जैसे लड़ना हो लड़ लो। तो वो जमाना, लेकिन अब आज की तारीख में तो वो जमाना नहीं हुआ। और अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए तो आज की तारीख में पूरी दुनिया लड़ाई के लिए, पूरी दुनिया अपने आप को मंच बना देती है, अपने आप को अखाड़ा क्षेत्र बना देती है। उसमें जो लड़ने वाले लोग हैं वो तो हमारे अंदाज से बहुत ज्यादा उनको असर नहीं पड़ता है, असर पड़ता है सामान्य जन पर, दुनिया के सामान्य जन पर, पूरी प्रकृति पर, पूरे पहाड़ों पर, पूरी नदियों पर, पूरे वायुमंडल पर, सब उससे असर उसका आ जाता है। तो अगर कोई ये कहे कि नहीं वो गुंडा है, वो गुंडा नहीं है, देखिए गुंडा से लड़ने के लिए तो गुंडई आपको भी करनी पड़ेगी। गुंडा से लड़ने के लिए कोई गुंडा ही लड़ पाएगा। सामान्य आदमी अगर होगा, अगर उसके पास गुंडई की ताकत नहीं होगी तो वो अपना चुपचाप करके बैठ जाएगा, उसका दमन होगा, शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, और उसको झेलता रहे। तो हम ये कहें कि नहीं हम गुंडा नहीं है, वही गुंडा है, एक गुंडा हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो ये बात तो बहुत बेईमानी हो जाती है। अब रही आज गांधी की जी बात, गुंडे थे क्या? गांधी जी और भगत अब सिंह रही गुंडे आज की थे क्या? बात, आप क्या बोल रहे हैं भाई? सुनिए, आप बोल क्या रहे हैं जी भाई? हाँ। अरे अरे चलिए आप क्या बात बोल रहे हैं किसी भाई? जो आजादी के लिए लड़ेगा उसको गुंडा बनाएंगे? ये यूपी बिहार के उसकी लैंग्वेज चर्चा यूज बाद मत में करो यार। करेंगे, इसकी अरे चर्चा बनारस बाद की में भाषा करेंगे। मत, अरे बनारस को पूरा देश पे मत डालो यार। बनारस सब लगता में चलता होगा, ये सब जी भारत की हाँ, भाषा नहीं है। बनारस पूरी हाँ दुनिया है, बनारस हाँ, पूरी दुनिया है। फिरोज भाई पूरी सुनिए, दुनिया नहीं है, ये आपकी यूपी की पूरी कल्चर ही मतलब जी इधर नहीं, मेरा ये बोलना है। बनारस सब गुंडे हैं, बनारस सब गुंडे। बनारस पूरी क्या क्या दुनिया सब है। गुंडे भाई? आजादी के लड़ने वाले गुंडे हो गए आपकी भाषा में बात करते हैं यार। जी नहीं, हाँ, आप मेरा सुनिए, मेरा तिवारी जी आपसे कहना ये है कि गांधी जी ने जो बात कही कि एक आंख हमारी फोड़े और हमने आपकी हाँ, दूसरी फोड़ी तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। जैसी जैसी हमारे गुंडई आप अभी जंतर मंतर का आंदोलन देख रहे हो, पुलिस लठ मार रही है और लड़के कह रहे हैं कि और मारो और मारो। तो अभी एक प्रयोग होते हुए आप देख रहे हैं, मतलब गुंडाई का जवाब गुंडाई से देना जो है सर उसका सर और क्या विकल्प हो सकता है इस युग में, सुनिए जबकि पूरे एक सुनिए, तरीके से हथियारों की का पूरा मामला है। ये भी ये एक तो वही बात मैं कह रहा हूँ। सत्याग्रह का कोई नया स्वरूप निकालने की जरूरत है। खैर बोले, आप अपनी बात बोले है ना जी, अरे जो आजादी भी की तिवारी जी लड़ाई बोले। चल रही है और शब्दावली आप है, गुंडागर्दी, जो गली भी की गुंडागर्दी की शब्दावली बात कर रहे है, हैं यार। उस शब्दावली का हर आदमी अपने अपने हिसाब से अर्थ निकालता है। गुंडा ठीक है, किससे, निकालो। ये गुंडा शब्दावली का अर्थ तो फिरोज भाई के लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग है, हमारे लिए अलग है। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं और अपने अपने दायरे हैं, अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी समझदारी है। आप अपनी समझदारी से अगर आप उसको हमारे ऊपर थोपना चाहेंगे तो यह संभव नहीं है। नहीं, आप अपनी बात रखिए तिवारी करो, जी। आप जो है गुंडागर्दी है करो, ना, गुंडागर्दी। आप जो है आप अपनी बात रखिए, है ना। उन्होंने अपनी हम बात वही रख कर दी रहे थे, जी, हम आप वही अपनी कर बात रहे रखिए थे। ना। ये आप जो जो विषय है उसके ऊपर केंद्रित करिए, इसमें गुंडाई के ऊपर केंद्रित करने की बात नहीं है। अपना वही बात, विषय जो है आप खुलने अमेरिका का कहीं पर युद्ध बात उन्माद करेंगे, है ना, अपन आप उसी के खुलने ऊपर कहीं बात पर करें। आप खाली विश्लेषण पर आप विश्लेषण आप भी अपना करते जा रहे हैं। अरे हमको अपनी बतिया आप कहने देंगे तब तो हम कुछ कहेंगे। कहिए 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 कहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, हम कहिए कह ना। रहे थे कि ये जो युद्धोन्मादी लोग हैं, ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे उन्नतवादी लोगों को एक जगह इकट्ठा करके एक कमरे में बंद कर दीजिए, एक मैदान उनको दीजिए, अपना जाकर के वहां पर मल्लयुद्ध कर लें। पूरी दुनिया को उस आग में न झोंकें, उस आग में पूरी दुनिया को न झोंकें। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। और फिलहाल मौजूदा दौर में ये हम देख रहे हैं, अमेरिका और खास करके उनका जो पिट्ठू इजराइल है या इजराइल के पिट्ठू ये ट्रंप हो गए हैं, ये लोग पूरी दुनिया को परेशान किए हुए हैं। पूरी दुनिया के परेशानी, पूरी दुनिया का संकट, पूरी दुनिया में युद्धोन्माद का उत्तरस्त करने का काम यही लोग कर रहे हैं। तो इन लोगों को पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बनती है, ये उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है।
अब खड़ा होकर के मूक दर्शक बन करके देखने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को कहा जाए, अमेरिका के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि अमेरिका पर चूंकि हमला नहीं हो पाता है, अपना कोई हमला नहीं कर पा रहा है, ये इसलिए अमेरिका आनंद लेता है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि सब लोग एक बार अपना घुस करके, अच्छा, और अमेरिका मतलब होता है कि अमेरिका की पूरी जनता से मतलब नहीं है। जो वहां लड़ना युद्ध चाहता है, ट्रंप लड़ना चाहते हैं, नेतन्याहू लड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को बाहर निकल करके आ जाना चाहिए सामान में, हर हथियार लेकर के अपना सच धर के मैदान में आवे, वो लोग लड़े। पूरी जनता को, पूरी देश को क्यों बर्बाद कर रहे हैं वो? तो ये समाधान उसका वही है कि जो भी आदमी है उसको व्यक्ति केंद्रित अब मानना चाहिए, संस्था केंद्रित मानना चाहिए। उसके साथ जो भी संस्थाएं इन्वॉल्व में, वो आकर के ये पूरी दुनिया में आपको अव्यवस्था पैदा करना, पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक देना, पूरी दुनिया की वो मानवता को, प्रकृति को नुकसान करने का आपको कोई हक नहीं बनता है। यह बात कहना पड़ेगा दुनिया को। उसकी जो भी संस्था आज की तारीख में है, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ इसको नहीं हल कर पा रहा है तो एक कोई ऐसा संगठन बनना चाहिए, एक कोई ऐसी संस्था बननी चाहिए जो इनके ऊपर अंकुश कर सके, जो इनके ऊपर, और उसके लिए पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं ऐसे ये शांतिकामी लोग हैं, और हम तो कहेंगे कि फिरोज भाई को इसमें पहल करनी चाहिए और ऐसे लोगों को इकट्ठा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी। असल में जो पीस मूवमेंट है, जब एक दबाव पड़ता है तब जाकर के जो है वो युद्ध विराम होता है। वो अमरीकी जो परेशान हैं उनको भी अगर वो सड़क पर आते हैं और इसके खिलाफ में उतरते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जब शांति के लिए दबाव पड़ता है जिसको कि माना जाए, तभी रास्ता निकल सकता है। ऐसा कोई मल्ल युद्ध संभव नहीं है कि सबको बंद कर दिया और मल्ल युद्ध हो जाए। ये इसी के लिए सिक्योरिटी काउंसिल बना हुआ है, एक पूरे मैकेनिज्म है दुनिया के अंदर। तो हम लोग जो भी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं, जो बहुत गोदी मीडिया के जमाने में जो इसको देखते हैं, मुझे लगता है कि वो अपेक्षा ये करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिन तरीकों से बातचीत होती है उसी तरीके से बातचीत हो, उसका इतना ज्यादा सरलीकरण ना हो जाए कि लोगों को लगे कि भाई ये मामला जो है आप बहुत निचले स्तर के ऊपर लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय पासा जी। और आपको अगर एक दूसरे के साथ में जो विचार में जो तकलीफ हुई है, मुझे लगता है कि देश के लोगों ने गोदी मीडिया देखना बंद कर दिया। और क्यों देखना बंद कर दिया? इसीलिए वो देखना बंद कर दिया जिसे वो कहते हैं कि भाई चाव चाव हम नहीं देखना चाहते, है ना, हम तो विचार सुनना चाहते हैं। तो मैं मतलब ये अपेक्षा रखता हूं कि हम लोग जिस तरीके से मैं ये कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं, क्योंकि हिंदी के सोशल मीडिया के अंदर मैं खुद भी रहता हूं उपस्थित, कि बहुजन संवाद ने एक बहुत ही हेल्दी डिबेट, और ऐसी डिबेट जिससे कि लोगों को समझने में सुविधा हो आज के इश्यूज को, और विशेष तौर पर अमेरिका ईरान का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या पूरा जो है मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको समझने में हम उसको लगातार करते रहेंगे। दर्शकों से भी माफी अगर आपको इस जो कुछ बीच में चला उससे आपको कुछ तकलीफ हुई हो। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय पासा जी, माननीय व्यास जी, माननीय फिरोज मीठी बोरवाला जी, और माननीय डॉक्टर आनंद किशोर तिवारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।